लोगों का परसेप्शन अब चेंज हो रहा है। ये जो गवर्नमेंट काम करती है ना, बजट के दिन इसका दाम घट गया, उसका दाम बढ़ गया, और लोग जैसे छोटी छोटी चीजों का दाम घटाते बढ़ाते रहते हैं, जिसको वो कंप्लीटली फेवर नहीं कर रहे हैं चेतन भगत। उन्होंने लिखा है, जैसे इन्होंने ये ऐसा कुछ बजट बनाते हैं कि अचार का दाम दाम घट गया या मोबाइल का दाम बढ़ गया। तो इस ये ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कंप्लीटली अगेंस्ट है। जैसे मान लीजिए कोई कोई बिजनेसमैन है, अपना कुछ इंटरप्राइजेस स्टैब्लिश करता है आपकी कंट्री में, और एक साल के अंदर ही आपने इतना ज्यादा फेरबदल चालू कर दिया, क्योंकि बजट तो हर साल आना है, और हर साल यदि आपने इस तरीके से फेरबदल करना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट में जाता है। तो लिबरल इकोनॉमी को यदि आप ध्यान में रखेंगे ना, तो कोशिश ये करना चाहिए कि सरकार कंसिस्टेंट रहे और अननेसेसरी दाम घटाए बढ़ाए नहीं। इससे जो बिजनेसमैन है उनको बहुत नुकसान होता है, और फिर वो अपना कहीं ना कहीं ऐसा आप मान सकते हैं कि इन्वेस्टर इसलिए भी आपकी कंट्री में नहीं आते हैं। हमारा दाम घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति है ना, वो बजट में एटलीस्ट नहीं किया जाए, और हर साल नहीं किया जाए। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नुकसान होता है, और बिजनेस करना हमारी कंट्री में काफी डिफिकल्ट होता है। इसके बाद इन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे आर्टिकल का। जो सजेस्टिव अप्रोच है ना इनका, ये मुझे भी अच्छा लगा है, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं बजट को बनाने में। पहला इन्होंने दिया है कि सिंप्लीफाई द टैक्स रेट या सिंप्लीफाई द टैक्स कैलकुलेशन। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट एक्चुअली करती क्या है कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा देती है, जैसे सेस हो गया, जैसे सरचार्ज हो गया, जैसे आप कोई सप्लीमेंट टैक्स लगा दिया, कोई एडिशनल टैक्स लगा दिया। तो इसमें चेतन भगत ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक फिक्स रखिए ना, 21% रखना है, 22% रखना है, उतना फिक्स कर दो, और उसके बाद उसके ऊपर कोई टैक्स मत लगाओ, कोई सेस मत लगाओ, कोई सरचार्ज मत लगाओ, कोई एडिशनल चार्जेस मत लगाओ। इससे क्या होगा कि लोगों को समझने में आसानी होगा, काफी सिंप्लीफाइड रहेगा चीजें। तो बिजनेसमैन भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आप सेस लगा देते हैं, सरचार्ज लगा देते हैं, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लास्ट में लिखते हैं कि हर बंदा चार्टर अकाउंटेंट नहीं है कि वो सारी टेक्निकलिटीज को समझ पाएगा। एटलीस्ट बिजनेसमैन तो चार्टर अकाउंटेंट नहीं होते हैं। तो कम से कम ये सरचार्ज हो गया या सेस हो गया, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, एक फिक्स कर दीजिए और वही रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद इन्होंने लिखा है समथिंग फॉर फार्मर। अभी इलेक्शन का टाइम है, 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, तो फार्मर्स के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा आएगा ही। हालांकि फार्म बिल को तो नेग्लेक्ट कर दिया गया फार्मर कम्युनिटी के द्वारा ही। तो फार्मर्स को इन्होंने बोला है कि फ्रीबीज मत दो, मतलब कोई चीज फ्री में मत दो उनको। फ्री में देने का, जैसे किसान का अभी ये एक स्कीम की बात किया है, पीएम किसान स्कीम एक आया था, आप लोगों को बता दूं मैं। तो पीएम किसान स्कीम में क्या हो रहा था कि 6,000 पर मंथ, सॉरी 6,000 पर ईयर किसान को पैसा दिया जाना था, और पैसा दिया भी गया, उनके अकाउंट में गया। इसके अगेंस्ट में है चेतन भगत जी। वो ये कह रहे हैं कि उनको उस पैसे को नहीं देके इरिगेशन में आपने डेवलपमेंट किया होता, या फिर अच्छे सीड्स उनको प्रोवाइड कराए गए होते, तो वो ज्यादा अच्छा था। मैं भी इस बात को मानता हूं, क्योंकि वो पैसा उनको जब चला जाता है ना, तो कोई इसकी गारंटी नहीं है कि वो पैसा वो एग्रीकल्चर में ही इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दें। तो इन्होंने यही बोला है कि फ्रीबी देने से ना, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों को देने से उनका प्रॉब्लम बहुत सॉल्व नहीं होगा। लेकिन पॉलिटिशियंस इलेक्शन एजेंडे को ध्यान में रखते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कम खर्च करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और इनको अपना इलेक्शन कंटेस्ट करना है और जीतना है। इस वजह से वो, बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस भी थी, उसने भी बहुत सारे लोन माफ किए थे किसानों के। तो देखो, किसानों को हेल्प करना है, लेकिन कैसे हेल्प करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या डायरेक्ट उनका लोन माफ करने से उनका हेल्प हो जाएगा? इस पे राइटर जो हैं चेतन भगत जी, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका ये कहना है कि उनको डायरेक्ट पैसा देने से अच्छा है कि एग्रीकल्चर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाइए, उसमें ज्यादा से ज्यादा उनको एडवांस करने की कोशिश कीजिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश कीजिए, इससे ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद मिनिमम वेजेस की बात की गई है। मिनिमम वेजेस का मतलब ये है कि जो भी ये डोमेस्टिक हेल्प करने वाले लोग हैं, या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, इनका एक मिनिमम वेज फिक्स किया जाए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मिनिमम वेज ऑलरेडी फिक्स्ड है, ऑलरेडी रूल है। लेकिन उस रूल को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कि जो मिनिमम वेजेज निर्धारित है उनको, क्या वो सच में दिया जाता है? द आंसर इज ऑब्वियसली बिग नो। बहुत लोग नहीं देते हैं। तो ऐसे कुछ रूल्स फॉर्मुलेट करने की जरूरत है,
जिससे इस जो भी बना हुआ है मिनिमम वेजेस वो सारे लोग फॉलो करें। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है आर्टिकल में कि जो भी डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं जो आपके घर में काम करते हैं उनको हफ्ते में कम से कम एक दिन की छुट्टी जरूर दिया जाए। देखो, कंट्री को रिच बनाने में और कंट्री को डेवलप बनाने में जमीन आसमान का अंतर है। रिच बनाने का मतलब कि आप हर बाई हुक और क्रुक पैसा कमा रहे हैं। डेवलप का मतलब यह है कि ह्यूमन बीइंग को आप मतलब एक उनकी डिग्निटी को नहीं हैम्पर कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि यदि एक हफ्ते में एक दिन छुट्टी दे ही देंगे तो इससे हमारी कंट्री डेवलप्ड होगी और उसके साथ साथ रिच होगी। खाली रिच बनाने की कोशिश करेंगे तो आप हो सकता है कि उसको छुट्टी नहीं देंगे। तो वो ये यही कह रहे हैं कि उनका मिनिमम वेजेस एक अच्छा फिक्स किया जाए, मतलब काफी ठीक ठाक होना चाहिए मिनिमम वेजेस, और उसको लागू करने के लिए कोई सख्त कानून बनाया जाए और इसके साथ साथ हफ्ते में कम से कम एक दिन की छुट्टी भी दी जाए। इसके बाद एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट है, द एक्सेलरेटर और ब्रेक पॉलिसी टेस्ट। द एक्सेलरेटर और ब्रेक पॉलिसी टेस्ट ये क्या कहता है कि देखो, कार में एक्सेलरेटर भी होता है और ब्रेक भी होता है और दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। वही चीज हमारी इकोनॉमी के लिए भी काम करता है। अभी तक बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म किए गए हैं, जीएसटी लाया गया है, लेकिन ये सब चीजें ना कहीं हमारी इकोनॉमी में ना ब्रेक का काम कर रही हैं और सच में कर रही हैं। आप देखिए, जब से जीएसटी आया है तब से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हुआ है। अभी तो कोविड है, कोविड का बहाना करके हम बच जाते हैं। कोविड से पहले भी आपका जो ग्रोथ रेट था वो चार चार था, तीन था, इवन कहने वाले तो कहते हैं दो भी था। तो अभी तक जितने भी टैक्स रिफॉर्म किए गए हैं वो एक तरह से ब्रेक का काम किया है। तो अब गवर्नमेंट को कुछ एक्सेलरेटर वाला काम करना चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म सेक्टर में कोशिश करना चाहिए कि टैक्स रेट थोड़ा कम कर दें। इससे नो डाउट गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम आएगा, लेकिन हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो थोड़ा खुले मन से, बड़े दिल से गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि कुछ टैक्स कम कर दे। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाते वक्त ये सोचना चाहिए कि ये ब्रेक का काम करेगा कि एक्सेलरेटर का काम करेगा, खास करके हमारी इकोनॉमी के लिए, और उस हिसाब से कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो यही है आपका द एक्सेलरेटर और ब्रेक पॉलिसी टेस्ट। इसके बाद इन्होंने इंडियन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की बात की है। ये भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इंडियन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। जैसे इन्होंने कुछ कंट्री का, कुछ सिटीज का नाम बताया, जैसे हांगकांग हो गया, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया। ये सब एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिटीज हैं। तो उसी तर्ज पे इंडिया में भी क्यों नहीं किसी एक टेरिटरी को कार्व आउट किया जाए और उसको ग्लोबल सिटीज बनाने की कोशिश की जाए। मतलब सपोज दैट कि सिलचर ही है, सिलचर इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन सिलचर में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे फॉलो नहीं होगा। वहां पे जो ग्लोबल सिटीज में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं वही सेम चीजें सिलचर में भी फॉलो होना चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम करें तो हमारा भी हो सकता है इंडिया का कोई पार्ट हांगकांग और सिंगापुर और दुबई के जैसा, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिटीज के रूप में कंसीडर किया जाता है, वैसा हमारी सिटीज भी हो सकती है। और सबसे लास्ट में इन्होंने बताया है प्राइम लैंड लॉन्ग लीजेस। मतलब कि गवर्नमेंट की बहुत ऐसी जमीनें प्राइम लोकेशन पे हैं जो बिल्कुल खाली हैं, तो उसको गवर्नमेंट को लीज पे दे देना चाहिए। यदि गवर्नमेंट लीज पे देगा तो इससे फायदा ये होगा कि इन्वेस्टर वहां पे आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, और जो लोग हैं उनको वहां पे रहने को घर मिल जाएगा। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगा। तो गवर्नमेंट को 99 ईयर्स के लिए या 999 ईयर्स के लिए लीज पे दे देना चाहिए, जो भी प्राइम लोकेशन है, जो ऐसे ही है, वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाता है। इतना ही सजेस्टिव अप्रोच है मेरे हिसाब से, सारे अच्छे इनके सजेशंस हैं। और इस तरीके से यदि लिया जाएगा स्टेप्स तो डेफिनेटली हम एक अच्छा बजट दे पाएंगे और हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है जो काफी स्लो है, वो हो सकता है कि थोड़ा स्पीड में आ जाए, थोड़ा मोमेंटम पकड़ ले। तो इतना ही था आर्टिकल। थैंक यू।